बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसके चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको रिटन फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट hits a stationary car, he may fly off the motorcycle and driver in the car may get neck injury. Explain. स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है जब वो कार के साथ हिट करेगा तो वो बाइक से यानी कि फ्लाई ऑफ कर जाएगा और जो कार के अंदर जो ड्राइवर है उससे नेक इंजरी हो जाएगी। ये देखें, आपको पहले मैं डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में इमेज बन जाए कि किस तरह का ये स्टेटमेंट में वो क्या चीज़ कह रहा है। तो ये आप देखें, आपके सामने ये एक कार है और पीछे से जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो जब कार को हिट करता है तो वो खुद क्या करता है, वो फ्लाई ऑफ कर जाता है। कैसे देखें, जब वो स्पीड के साथ कार रुकी हुई थी और मोटरसाइकिल स्पीड के साथ आ रहा था, जैसे ही उसने कार के साथ हिट किया तो वो यानी कि बाइक एक किस्म की स्टॉप होगी, ठीक है। लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो अब क्योंकि मोशन में था तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्योंकि वो रुकने की फिर कोशिश नहीं करेगा बल्कि आगे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में था। तो आगे जाने से देखें फिर उसने क्या किया, बाइक से फ्लाई ऑफ किया और वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसको कहते हैं फ्लाई ऑफ करना। और जो कार के अंदर जो ड्राइवर है वो स्टेशनरी पोजीशन यानी कि रुका हुआ था, लेकिन जब उसे बाइक हिट करेगा तो कार मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन जो कार के अंदर ड्राइवर है वो रेस्ट पोजीशन में था, उसका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में था, तो वो रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। इसलिए कार आगे जाएगी लेकिन फिर भी वो जो है ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगा कि नहीं जी मैंने आगे नहीं जाना। तो इस तरह फिर क्या होगा, जो उसकी नेक है या जो हेड है वो जाके पीछे लगेगा, उससे नेक इंजरी भी हो सकती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है। अभी हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। वेन अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट्स अ स्टेशनरी कार, ठीक है। आप देखें, एक मोटरसाइकिलिस्ट ने जब कार को हिट किया देन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर सका, इस वजह से तो वो फ्लाई ऑफ कर गया। क्यों स्टॉप कर सका? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया था, वो मोशन में था तो वो मोशन को जारी रखना चाहता था। एंड कंटिन्यू हिज स्टेट्स ऑफ मोशन, सो ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल, क्योंकि मोटरसाइकिल तो टकराने के बाद हीट करने के बाद रुक गई लेकिन वो नहीं रुकना चाह रहा था। उसने फिर क्या किया, ऊपर से फ्लाई ऑफ किया और आगे जाने की कोशिश की। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ये उसने फ्लाई ऑफ किया। आप डायग्राम में देख चुके हैं। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो कार के अंदर ड्राइवर है उससे भी इंजरी हो सकती है, नेक इंजरी। वो कैसे? देखिए, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो कार के अंदर ड्राइवर है, कार रुकी हुई है, जब बाइक उसके साथ हिट करेगा तो वो कार मूव करना शुरू करेगी। जब वो कार मूव करना शुरू करेगी तो कार के अंदर जो ड्राइवर है वो रेस्ट पोजीशन में था, उसका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन में था, वाइल जो उसका लोअर पार्ट होगा वो तो कार के साथ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहेगा जी नहीं, मैंने रेस्ट में था और मैं रेस्ट में ही रहूँगा। तो कार आगे की तरफ जाएगी लेकिन वो पीछे की तरफ होगा। जैसे ही पीछे की तरफ होगा तो उसका हेड जाके लगेगा पीछे सीट के साथ, तो इस तरह वो जो है उसे इंजरी भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट को पढ़ देखिए, मजीद आपको समझ आ जाएगी कि वाइल द ड्राइवर इन द कार इज एट रेस्ट, जो कार के अंदर ड्राइवर है वो रेस्ट पोजीशन पे है। फिर क्या होता है, व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट हिट्स द कार, जब मोटरसाइकिल पीछे से आया उसने कार को हिट किया, देन द अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट आपको नेक भी कह सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में नेक का वर्ड यूज हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं ऑफ द ड्राइवर वांट्स टू स्टे एट रेस्ट। जो ड्राइवर का जो अपर पार्ट्स है यानी कि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया तो यही है। बट हिज लोअर पार्ट मूव्स विद कार, जो उसका लोअर पार्ट है वो कार के साथ मूव करेगा विद अ फोर्स। किस फोर्स से? जो प्रोड्यूस हुई बाइक को लिए, जैसे इस बाइक ने हिट किया तो तब उसे वो फोर्स मिली, उसने मूव करना शुरू कर दिया कार ने। लेकिन उसका अपर पार्ट जो है वो मूव नहीं करने की कोशिश करेगा। सो द ड्राइवर इन द कार फील्स बैकवर्ड जर्क एट हिज नेक, तो फिर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो यूं पीछे की तरफ हो जाएगा। जैसे ही वो उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ होगा तो फिर वो क्या होगा, इससे यानी कि उससे नेक की इंजरी भी हो सकती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की है आपको समझ आ जाए। डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन एटम व्हेन यू शेक अ ब्रांच द लीव्स गेट डीटैच, व्हाई डज दिस हैपन। लेकिन जब ख़ज़ां का मौसम होता है, आप किसी दरख्त के टहनी को शेक करते हैं, शेक मीन उसे हिलाते हैं, द लीव्स, लीव्स यानी कि पत्ते जो हैं गेट डीटैच, डीटैच का मतलब है उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है। वाई डज दिस हैपन, आपके उसको ब्रांच को यूं या टहनी को यूं हिलाने से वो पत्ते क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है। तो देखें, सबसे पहले इसकी रीज़न हम अगर साइंटिफिकली स्टडी करें तो इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, ये ऐसा इनर्शिया की वजह से है। कैसे, अब मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, आपको मज़ीद इससे समझ भी आ जाएगी। तो देखें, इन ऑटम व्हेन वी शेक अ ब्रांच, जब हम उस टहनी को शेक करते हैं, द लीव्स गेट डीटैच, जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन अ ट्री इज़ फोर्सफुली शेकन, जब हम उस ट्री को ज़ोर से यानी कि हिलाते हैं, द ब्रांचेज ऑफ ट्री कम इन मोशन, जो उसकी टहनियाँ हैं वो मोशन में आ जाती हैं, हरकत में आ जाती हैं। बट लेकिन जो लीव्स हैं, द लीव्स ट्राई टू कीप देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि पत्ते रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, तो वो अपनी पोजीशन, क्योंकि हम टहनी को जो है वो हिला रहे हैं, पत्तों को तो नहीं हिला रहे, पत्ते रेस्ट में, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन होगा क्या कि हम इतने ज़ोर से टहनी को हिला रहे हैं कि पत्ते जो रेस्ट में, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो रेस्ट में रहें, लेकिन हम टहनी को बहुत स्पीड के साथ जो है वो हिला रहे हैं, तो वो जो पत्ते हैं वो क्या होगा, वो यानी कि गिर जाएंगे। वो कहेंगे जी हमने मूव नहीं करना, हम इस टहनी से ही गिर जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट लीव्स गेट डिसेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड हैंस फॉल डाउन, और नीचे गिर जाएंगे। मैं दोबारा से आपको इस सिनेरियो बताता हूँ कि जो पत्ते हैं वो रेस्ट में, हम टहनी को यूं हिलाएंगे तो पत्ते हैं वो रेस्ट में, तो वो कहेंगे जी हमने रेस्ट में रहना है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी इतनी ज़ोर से उस टहनी को हिला रहे हैं कि पत्ते कहते हैं जी चलें, हमने नहीं मोशन में जाना, हमने रेस्ट में ही रहना है, तो वो उस टहनी से ही जो है वो उतर जाते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आ गई है। तो ये आपके सामने कुछ डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं ये पत्ते किस तरह इतने ज़्यादा जो है वो नीचे गिरे हुए हैं, और ये आप देख भी सकते हैं आपके सामने, ये एक एनिमेशन भी शो हो रही होगी, ये पत्ते गिर रहे हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व, वाई। देखिए, जब आप एक माइंड में लें कि जब आप किसी कार में बैठे हुए हैं और कार जो है वो यूं टर्न लेती है, तो जैसे ही आप यूं सीधे जा रहे हो, कार जो है वो आपके लेफ़्ट पे टर्न लेती है, तो आप राइट पे हो जाते हैं, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, इसको हम दो तरीक़ों से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देख लें, इसका जो फर्स्ट पार्ट हम यूँ लिखते हैं कि व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोड्यूस विच कीप्स द कार टू मूव इन अ सर्कल। पहले चले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए, जब कार यूँ टर्न लेगी ना, तो आप माइंड में लें कि कार यूँ एक टर्न ले रही है, यानी कि उसके टर्न लेने का मतलब यह है कि वो एक सर्कल की फॉर्म में जा रही है, सर्कल की तरह, यानी कि आप यूँ एक सर्कल सा बनेगा। जैसे ही कोई चीज़ यूँ सर्कल में मूव करती है ना, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसे यूँ टर्न जो है वो करवाती है। सो इसका मतलब यह है, जैसे कार टर्न लेगी तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी तो, लेकिन जो कार के अंदर जो बंदे हैं पैसेंजर, वो टर्न नहीं, बल्कि वो यूं पीछे की तरफ हो, जैसे आप माइंड में लें, जैसे कोई चीज़ या कार टर्न लेती है तो सारे यूं पीछे हो जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं। सो वहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कार को यूं अंदर की तरफ मूव करवा रही है, और उसके मुकाबले में एज अ रिएक्शनल फोर्स वहाँ पे आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कार के अंदर जो पैसेंजर हैं वो यूं बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्व, यानी वो जो कर्व सा बनेगा, सर्कल सा बनेगा, उससे अवे हो जाते हैं पैसेंजर, अवे यानी कि उसके साथ जो है वो मूव नहीं करते, बल्कि जो है ना अवे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलें, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब कार टर्न लेती है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच कीप्स द कार टू मूव इन अ सर्कल, जो कि कार को एक सर्कल में मूव करवाती है, रखती है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मुकाबले में एक रिएक्शन फोर्स आएगी, यानी कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ आल्सो प्रोड्यूस, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगी।
अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कार को अंदर की तरफ मूव कर रही है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कार को या उसके अंदर पैसेंजर जो हैं उनको अवे यानी कि मूव कर रही है। तो ड्यू टू विच पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पैसेंजर हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं एक्टिंग ऑन देम, जो उनके ऊपर लग रही होती है अवे फ्रॉम, जो उनको उस सर्कल से उस बाहर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह इसका सेकेंडली आंसर ये है कि व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब कार एक टर्न लेती है, द पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बाहर आप देखें माइंड में, जैसे यूं कार टर्न ले रही होती है सारे यानी कि इधर साइड पे हो जाते हैं ऐसे सारे। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि हम अगर सीधे जा रहे हैं तो हम ऐसे सीधे ही जाएं, और कार क्या करती है, वो टर्न लेती है तो हम पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं जी नहीं हमने नहीं जाना, तो हम थोड़ा सा यूं पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर फोर्स, क्योंकि कार जो है हैवी है, उसकी फोर्स ज़्यादा है, और आखिर हमें ही मजबूरन जो है वो फिर उसके साथ होना पड़ता है। तो ये कुछ इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न द पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कार के अंदर पैसेंजर हैं वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कार जो है वो मूव करती है, तो फिर पैसेंजर कहते हैं जी हमने नहीं जाना उस तरफ, सारे यूं पीछे हो जाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ जाने के बजाय सारे यूं पीछे हो जाते हैं। तो ये इनर्शिया की वजह से है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इट इज़ नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ बाईसाइकिल। देखिए, जब आप फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, पहले मैं आपको ये इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि जब आप यानी कि बाइक है आपके पास, ये बाइसाइकिल, उसके ऊपर आप फ्रंट व्हील पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो फ्रंट वाला टायर है ना, वो आप ब्रेक अप्लाई करें तो वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा। लॉक होने का मतलब है वो मूव नहीं कर सकेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही वो स्टॉप करेगा, आप देखें बाकी जो बाइसाइकिल है वो तो, और बॉडी जो ऊपर उसके ऊपर है, ये तो दोनों क्योंकि मोशन में थे, ये तो मूव करने की कोशिश करेंगे, ये तो अपनी उस मोशन को कंटिन्यू रखेंगे। फिर क्या होगा, जो फ्रंट वाला टायर है वो तो लॉक हो चुका है, उसके आपने ब्रेक इतनी सख्त अप्लाई कर दी है। फिर क्या होगा, फिर आपका जो पिछले वाला टायर है वो यानी कि ऊपर उठ जाएगा, और आप भी जो है वो यूं आगे की तरफ जाके गिरेंगे, जो आपके लिए डेंजरस होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है ब्रेक अप्लाई इस तरीके से ना करें। अब आपको उम्मीद है ये समझ आ जाएगा, हम इसको स्टडी करते हैं। इट इज़ नॉट सेफ बिकॉज व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द फ्रंट व्हील, जब आप फ्रंट व्हील के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं, द फ्रंट टायर मे गेट लॉक्ड, वो लॉक हो जाएगा क्योंकि आप इतनी टाइट किस्म की ब्रेक अप्लाई करेंगे, एंड स्टॉप, वो फ्रंट वाला टायर स्टॉप हो जाता है। बट द बॉडी, जो उसके ऊपर बॉडी है, एंड बाइसाइकिल वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, क्योंकि वो मोशन में थे तो वो तो कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे अपनी मोशन को। फिर क्या होगा, देन आवर वेट इज़ बीइंग शिफ्टिंग टूवर्ड्स द फ्रंट व्हील, जो हमारा वेट है, क्योंकि हम आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हमारा सारा वेट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो देन द बॉडी एंड बाइसाइकिल में टॉपल ओवर का मतलब यही है कि आगे की तरफ जाके गिरना, यानी कि ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, विच में काज एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इट इज़ एडवाइज टू अप्लाई ब्रेक्स फ्रंट एंड बैक ऑल एट वंस, अगर स्टॉप करना चाहते हैं इस तरह किसी भी कार को या बाईसाइकिल को, तो आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप आराम से दोनों ब्रेक्स को जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि जस्ट आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो फ्रंट टायर जो है वो तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन बाकी जो आपकी बॉडी है और जो बाकी बाइसाइकिल है वो मोशन में थी, तो वो मोशन को कंटिन्यू रखेगी। इस तरह फिर क्या होगा, वो यूं आगे की तरफ जाके गिरेगी। और ये आपके सामने एक आपको डायग्राम नज़र भी आ रही है, इसमें देखें कि जो बाइसाइकिल जो इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, इसने फ्रंट व्हील के ऊपर ब्रेक अप्लाई की है, और देखें फिर कैसे आगे की तरफ जाके गिरने लगा है, और टायर भी पिछले वाला भी जो है ना वो ऊपर की तरफ हो गया। तो ये डेंजरस होता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी कि डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है प्रूव कर देना है, किससे, सेकंड लॉ से, यानी कि आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ड्राइव कर देना है। ये आपके एक और भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। तो दोनों तरीक़ों से आपको ये पता होना चाहिए।
कैसे? देखिए उसने कहा जी सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ लें, मेन स्टेटमेंट का सिंपल और सादा अल्फाज में ये मतलब है। तो ठीक है, हम सेकंड लॉ पहले लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और हमें ये भी पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है F=ma। अब अगर आप इसके अंदर फोर्स को ज़ीरो कर दें, यानी कि F=0 हो जाए, तो आप F की जगह 0 लिख देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0=ma, और आप ma को इधर लिख लेते हैं, 0 को इधर लिख लेते हैं। इसमें अब अगर ma=0 है तो इसका मतलब है या तो m0 है या a0 है, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूरी जो लाजमी है वो 0 होगी। क्योंकि आप कोई बॉडी है, वो मैथ तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बॉडी तो ज़रूर है, उसका मैथ तो नहीं ज़ीरो होगा। हाँ ये है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है। तो देयरफॉर हम अगर मैथ ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर मजबूरन ए को इक्वल होना पड़ेगा ज़ीरो, और ये जो एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल हो गया, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप सोच रहे होंगे कि A=0, ये क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये कैसे हो गया, हमने तो कुछ और स्टेटमेंट पढ़ी थी। अभी देखें आपको, आप भी कहेंगे वाकई ही ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है। स्टार्ट हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से किया था और हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया। कैसे, ये देखें अभी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब आप कोई फोर्स नहीं लगाते एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि F=0, इसीलिए हमने न्यूटन सेकंड लॉ में F=0 कर दिया था। ठीक है जी, 0 कर देते हैं। फिर क्या होगा? जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में रहने का मतलब ये है उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। इसी तरह अ बॉडी इन मोशन, जो बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, वो कंटिन्यू इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स से ही जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होनी थी, लेकिन फोर्स आप लगा ही नहीं रहे, तो उसकी वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो या वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है फिर। सो देखें, यही बात आपने जो है ना प्रूव, यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, A=0। तो इसी को आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, क्योंकि बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और जो मोशन में है वो उसी तरह उसी मोशन में रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव कर दी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। जैसे दीज फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर, डू दे बैलेंस ईच अदर, कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखें, अब वो स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, आप पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलें स्टडी करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस कैसे होते हैं दो फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। जो बैलेंस फोर्सेस होती हैं वो होती इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं दैट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्सेस दोनों अप्लाई होती हैं, एक जैसी होती हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो वो अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये इन दोनों में फ़र्क है। बैलेंस फोर्सेस जो होती हैं वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती हैं, जबकि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो दे डू नॉट बैलेंस ईच अदर, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमने यही स्टडी किया कि एक्शन रिएक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करता है, वो बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। ये आपका जो डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या ये बैलेंस करेंगे? तो ये आपका है कि वो बैलेंस नहीं करेंगे। ये माइंड में बिठा लें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्शन रिएक्शन कभी भी आपस में जो है वो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, ठीक है। जैसे जो भी फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, उसको फिर हम एक्शन रिएक्शन की जगह बैलेंस फोर्सेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन जो है वो कभी आपस में बैलेंस नहीं होते। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का एक किस्म का आंसर है। अब उसने दूसरा पार्ट में कहा है, कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यस, बॉडी मूव करती हैं, बिल्कुल यही तो मेथड है। यस, बॉडीज कैन मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको एक डायग्राम भी यहाँ पर बताई है कि
एक बॉय है वो अपने फुट से क्या कर रहा है, ग्राउंड को जो है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, और एज अ रिएक्शन जो है वो ग्राउंड उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो ये देखें यहाँ पर एक्शन रिएक्शन है और बॉय मूव भी कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि अब बॉय, यहाँ पर मैं बॉडी लिखने लगा था, फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी, अब बॉय लिख दूँ। अब बॉय पुशीज द ग्राउंड, जब बॉय जो है वो ग्राउंड को यूं पीछे, आप अपना माइंड में ले आए कि आप ग्राउंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं। अब बॉय पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ एक्शन। ये उस बॉय का ग्राउंड के ऊपर एक एक्शन होता है। फिर क्या होता है कि एज एंड द ग्राउंड पुशेस द बॉय इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और हम को ग्राउंड जो है वो आगे की तरफ फेंक रहा होता है, इसलिए तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं। वो ग्राउंड का हमारे ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक्शन भी है और रिएक्शन भी है। लेकिन सो द बॉय मूव्स, बॉय तो मूव कर रहा है, सो वी कैन से बॉडीज कैन मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट आप क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, he is alone, he throws his bag to move out of this slippery area, how can this act help him? एक बंदा है जी, वो एक ऐसे स्लिप कर देता है ऑयली फ्लोर पे, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो है भी अकेला। ये स्टोरी समझ लें आप कि एक बंदा है जी, वो किसी ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो ऑयली सी सरफेस है, वो स्लिप कर देता है। अब वो उस सरफेस से, उस एरिया से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन है भी अकेला। तो वहाँ पर वो क्या टेक्निक अप्लाई करता है, उसके हाथ में जो बैग है वो उस बैग को यूं थ्रो करता है और वो उससे बाहर आ जाता है। ये कैसे हुआ सारा, तो इसको देखते हैं। तो देखें, पहले आप तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, मैं आपको डायग्राम भी फिर बताऊंगा कि अ मैन स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर बिकॉज ऑफ लेस फ्रैक्शन। अब पहली बात यह है कि वो मूव नहीं कर पाता उस ऑयली फ्लोर के ऊपर, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ही नहीं है। जो ऑयली जो है, वो ऑयली जो चीज़ होती है वो उसके ऊपर फ्रैक्शन कम होती है, तो इसलिए वो स्लिप कर देता है बिकॉज ऑफ लेस फ्रैक्शन, सो ही कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई जी कि वो बंदा वहाँ पर फंस गया है, किस्म का फ्रैक्शन कम है, वो मूव नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया, उस एरिया से निकलने के लिए ही थ्रोज द बैग इन वन डायरेक्शन, वो क्या करता है कि जी वो उसके हाथ में जो बैग है वो उसको यूं आगे की तरफ फेंकता है। अच्छा, दिस इज एक्शन, ये उसका आगे की तरफ बैग के ऊपर जो यूं फोर्स लगाना, उसको आगे की तरफ फेंकना, ये उसका एक्शन था। एज अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा कि ही गेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ड्यू टू विच, अब उसे बैग की तरफ से एक अपोजिट और रिएक्शन फोर्स मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू विच ही मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो यूं पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा एंड गेट आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, और यूं बाहर की तरफ आ जाएगा। सो दिस एक्ट हेल्प्स हिम टू मूव आउट फ्रॉम दिस स्लिपरी एरिया। आप ये डायग्राम देखें, इसमें आप समझ लें कि बॉल नहीं है, बल्कि आप यूं समझ लें कि ये बैग है उसके हाथ में, ठीक है। तो वो जब जैसे ही बैग को यूं आगे की तरफ फेंकता है, तो ये बैग के ऊपर यूं फोर्स लगाता है, तो ये उसका एक एक्शन है। अब बॉल या बैग जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो इस तरह जैसे वो उसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो वो यूं पीछे की तरफ उसका जंप लगेगा और वो उस स्लिपरी एरिया से जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है जी कि एट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट। आपने यहाँ पर रॉकेट की मोशन को एक्सप्लेन करना है दो चीज़ों की हेल्प से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और न्यूटन मोशन ऑफ रॉकेट को ले लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें जी, न्यूटन थर्ड लॉ और मोशन ऑफ रॉकेट जो है, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, कैसे हम दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जी रॉकेट की जो मोशन है उसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है इन्वॉल्व है। तो आप पढ़ें, देखें न्यूटन थर्ड लॉ है क्या। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक उसके मुकाबले में, यानी कि एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। सिमिलरली इन रॉकेट व्हेन इट्स फ्यूल बर्न, जो उस रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, जैसे वो बर्न होता है, जलता है, हॉट गैसेज एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल, जो गैसेज होती हैं वो यानी कि उसके टेल की तरफ से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं विद वेरी हाई स्पीड। इट इज़ एक्शन, ये एक एक्शन है, ठीक है। मैं आपको ऊपर डायग्राम भी दिखाऊंगा।
तो जैसे ही गैसेस जो है वो बाहर आती हैं टेल की तरफ से, और ये एक्शन हो गया, वो गैसेस नीचे की तरफ आती हैं। अब उसके रिएक्शन क्या होगा कि इन द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस, उस गैसेस का जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि रॉकेट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं गैसेस नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, ये एक्शन है। अब रिएक्शन क्या होगा कि रॉकेट जो है वो यूं ऊपर की तरफ मूव करेगा उसके रिएक्शन के मुकाबले में। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें अब रॉकेट मूव कर रहा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट एक्शन और रिएक्शन का हो रहा है। सो एक्शन रिएक्शन तो न्यूटन थर्ड लॉ है। सो हम कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड मोशन ऑफ रॉकेट जो है ये दोनों का आपस में लिंक है। इसी तरह अब हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोशन ऑफ रॉकेट। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो रॉकेट है, जब उसकी गैसेस उसकी टेल से मूव आउट करेंगी, बाहर आएंगी, तो वो उनका अंदर कोई ना कोई मोमेंटम आ जाएगा। जब भी मोमेंटम का फार्मूला आता है P = mv, तो जैसे v यानी कि किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ जाती है या उसकी स्पीड आती है उसके अंदर, तो उसमें मोमेंटम भी आ जाता है। तो जैसे गैसेस जो है वो मूव करेंगी तो उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा उन गैसेस में। तो फिर एज आ यानी कि रिएक्शन, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और एक इस तरह बैलेंस जो है वो कांस्टेंट हम कहते हैं, फिर मोमेंटम हो जाता है। देखें, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। कैसे? रॉकेट इजेक्ट्स गैसेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट जो है उसकी गैसेस पीछे की तरफ यूं निकलती हैं, विच क्रिएट्स मोमेंटम ऑफ द गैसेस बैकवर्ड। उनका मोमेंटम जो है वो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी के आने से मोमेंटम भी आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट रॉकेट गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। जब अगर गैसेस के अंदर मोमेंटम आ जाता है तो गैसेस के फिर एज अ रिएक्शन भी होगा, रॉकेट के अंदर भी मोमेंटम आएगा उतना ही उसके इक्वल एंड अपोजिट, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेरी हाई स्पीड। जिसकी वजह से फिर वो जो है वो वेरी हाई स्पीड जो है वो इनके वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसी तरह ये नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर बैट्समैन ग्लव्स पैडेड विद फॉर्म। जो बैट्समैन का आपका जो ग्लव्स होते हैं वो फॉर्म उनके अंदर होता है, इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि किस तरह का इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए जो फॉर्म होता है ना, अब वो क्यों यूज़ किया जाता है। पहले आप चलें इसका आंसर भी देख लें ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। तो देखें, बैट्समैन ग्लव्स और पैडेड विथ फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन। मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जी प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं वो फॉर्म। अब उसका साइंटिफिकली आंसर हमने ये देना है कि वो उसकी जगह तो फिर हम सिंपल भी तो ग्लव्स पहन सकते हैं। वो फॉर्म इतना थोड़ा मोटा सा क्यों उसके अंदर होता है, इसकी रीज़न, ख़ास रीज़न क्या है? तो बैट्समैन ग्लव्स आर पैडेड विथ फॉर्म टू इंक्रीज द इम्पल्स टाइम एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। इस कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना होगा, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए, आपके नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, F = del P/T। इस फार्मूले से अगर हम फोर्स और टाइम का रिलेशन निकालें तो फोर्स और टाइम आपस में इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि अगर इम्पैक्ट ऑफ टाइम, यानी कि अगर लेट्स सपोज वो जो बैट्समैन है उसको किसी तरीके से लेट्स सपोज बॉल लगता है उसके हाथ पे, अगर बॉल जैसे उसके हाथ पे लगेगा, आप अपने आप को माइंड में ले आए कि जी आपने ग्लव्स पहने हुए हैं और आपके हाथ पर ऐसे बॉल लग जाता है हार्ड सा। वो बॉल अगर ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है, आपके जैसे वो हिट करता है आपकी फिंगर्स तक वो फोर्स नहीं पहुंचती, बल्कि क्योंकि बीच में फॉर्म आ गया है। अब यानी कि वो जो बॉल है उसकी जो फोर्स है वो टाइम ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है आपकी फिंगर्स तक पहुंचते हुए। अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए इन्वर्स रिलेशन है, फिर फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टाइम। अगर इम्पैक्ट ऑफ टाइम ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो फोर्स क्या हो जाती है, वो फोर्स कम हो जाती है। मैं आपको दोबारा से ये ना समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करें। लेकिन अगर देखें, अगर आपका आप माइंड में दोबारा से लें कि अगर आपको कोई यानी कि आप दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करें कि आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है, और आपको अगर जैसे विकेट कीपर भी होता है उसने भी स्पेशल ग्लव्स पहने होते हैं। जैसे बॉल उसके साथ आके हिट करता है, जब बॉल उसके साथ हिट करता है तो वो यानी कि फोर्स उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन वो फोर्स उसकी फिंगर्स तक नहीं पहुंच पाती। इसकी रीज़न क्या है कि बीच में फॉर्म आ जाता है। अब वो फॉर्म क्या करता है कि वो उस फोर्स को फिंगर्स तक पहुंचाने में उसका टाइम ज़ाया कर देता है।
जब टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो हम इस तरह कहते हैं कि अगर इसी तरह अगर इफ़ द इम्पैक्ट टाइम इज़ शॉर्ट, अगर वो टाइम शॉर्ट हो जाए, अगर आपने बिल्कुल कोई पतले से जो है वो ग्लव्स पहने हो तो वो तो आप फ़ौरन जाके आपकी बाल जो है वो आप फोर्स आपकी फिंगर को जाके अप्लाई हो जाएगी। तो टाइम तो बड़ा शॉर्ट सा हुआ। जब टाइम शॉर्ट हो जाएगा तो फोर्स लार्ज हो जाएगी। जब फोर्स लार्ज होगी तो फिर आपकी जो हैंड है या फिंगर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसी तरह हम कहते हैं सो ड्यू टू फॉर्म की वजह से इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाता है, यानी कि टाइम वहाँ पे हम उसका टाइम ज़ाया कर देते हैं तो फोर्स उसकी फिर आस्ता आस्ता क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एंड बैट्समैन सेव फ्रॉम इंजरी, तो इस तरह जो है वो इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा होने से जो बैट्समैन है वो इंजरी से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइल वॉकिंग ऑन आइस, आप आइस के ऊपर अगर वॉक कर रहे हैं, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग। वाई, बिल्कुल आप इसी तरह करते हैं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहां बहुत ज़्यादा आइस हो तो आपको जैसे सिंपल अल्फाज में कहा जाता है कि आप कदम फूंक फूंक कर चल रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है? ये तो एक तो वजह आप माइंड में ये होगी कि जी कि हम उस जो है ना गिर ना जाएं। ठीक है, हम कोशिश यही होती है कि जमा जमा के कदम उठा रहे होते हैं, ज़्यादा फोर्स लगा के पाँव के ऊपर, ताकि सही जो है ना कदम जो है वो, ताकि हमें स्लिप ना हो। लेकिन इसके साइंटिफिकली रीजंस कैसे हमने एक्सप्लेन करनी है, इसको आपने अभी अंडरस्टैंड करना है। तो देखें, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया। इसका आंसर आपने एक बुक में फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एफ के इज इक्वल टू यू के एन। यहाँ से अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ये एफ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और इसका एन से मुराद नॉर्मल फोर्स है, इन दोनों का रिलेशन बनाया तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो हम लिखते हैं कि एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल फोर्स के। या नॉर्मल फोर्स को आप वेट भी कह सकते हैं, यानी कि नॉर्मल फोर्स इक्वल है वेट के, एक ही बात है। ये मैंने आपको पहले भी न्यूमेरिकल करवाते हुए बताया था। चलें जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल फोर्स का या वेट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे स्मॉलर स्टेप से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो स्मॉलर स्टेप्स विल गिव लार्ज नॉर्मल फोर्स and more the normal force will give more friction and the chances of slipping are decrease। आप इसको ज़रा इस तरीके से पहले अंडरस्टैंड करें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप यूँ इसको अंडरस्टैंड करें कि जी आप जो है किसी आइस के ऊपर चल रहे हैं और आप स्मॉल स्टेप यानी कि छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉलर स्टेप से क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो भी यानी कि ज़्यादा होगी। यानी कि आप देखिए, छोटा सा कदम उठाते हैं तो आपका जो वेट है वो ज़्यादा वेट होगा, पाँव के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉलर स्टेप से क्या होता है कि आपका जो वेट है वो सही ज़्यादा होता है। जब वेट या नॉर्मल फोर्स आपकी ज़्यादा होगी तो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स जब ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जब किसी जगह पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पर स्लिप करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये देखें, अब हमारा कहानी कहाँ से चली, स्मॉलर स्टेप से। स्मॉलर स्टेप से देखें जो है ना वो स्लिप करने के चांसेस कैसे कम हुए। ये पूरा एक सिनेरियो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो इसलिए हमने ऊपर यही कहा कि जब आप स्मॉल स्टेप लेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है ना सही ज़्यादा वेट फोर्स लगा रहे हैं अपने पाँव के ऊपर, आपकी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी। जब नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके स्लिप करने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप स्मॉलर स्टेप लें ताकि आप स्लिप ना करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखें, इस 11 क्या है जी, स्लिपरी व्हेन वेट। ये अमूमन प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, बोर्ड से लगे होते हैं रोड्स पे कि इट इज़ प्रिकॉशंस डिस्प्लेड ऑन मोटरवेज, वाई इज़ इट डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड्स। तो देखते हैं जी, यह भी आपको समझ आ जाएगा। ये आपका मैं आप आंसर दिखा देता हूँ कि वेट रोड पर जो है वो ट्रैवल करना कितना या क्यों डेंजरस है। तो इसका आप आंसर देख लें पहले।
अच्छा, पहले हम इसको स्टडी करते हैं जी कि इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड, यानी कि वेट मीन यानी कि गीली अगर कोई रोड हो, बारिश वगैरह हुई हो तो उसके ऊपर ड्राइव करना जो है वो डेंजरस है, ख़तरनाक है। बिकॉज व्हेन अ रोड इज़ वेट, जब रोड जो है वो गीली है, वेट है, तो उसके अंदर जो द पिट्स एंड बाम्स ऑफ रोड, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे से बने होते हैं, वो फिल हो जाते हैं। द पिट्स एंड बाम्स ऑफ रोड एंड टायर्स आर फिल्ड, दोनों के जो है वो फिल्ड हो जाते हैं विद वाटर। सो द टू सर्फेसेज बिकम स्मूथ, टायर भी और रोड भी दोनों क्या हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं, स्लिपरी हो जाती हैं। जब स्मूथ हो जाए, कोई चीज़ स्लिपरी हो जाए, तो इसका मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी। इन दिस वे द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर बिकम वेरी स्मॉल, फ्रिक्शन क्या हो जाती है वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। एंड द चांसेस, अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो चांसेस ऑफ स्लिपिंग आर मोर, फिर वहाँ पे आपके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड, तो इसलिए कहा जाता है कि आप वेट रोड के ऊपर ड्राइव करना फिर आपके लिए डेंजरस होगा। मेन रीज़न यही है कि जब वेट रोड होती है तो वो स्लिपरी हो जाती है और वहाँ पे जो आप फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। जब फिर आप ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे स्लिपिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे फिर वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो दैट्स वाई कहा जाता है कि वेट रोड के ऊपर ड्राइव करना थोड़ा सा डेंजरस होता है। इसकी रीज़न आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि वाई टायर्स ऑफ व्हीकल्स और रैप्ड विद चेन्स ड्यूरिंग स्नो इन मरी हिल्स एरियाज। ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, फिर आपको इसका आंसर भी बताता हूँ। अच्छा जी, देखें मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम की है, इसमें आप देख सकते हैं टायर के ऊपर एक चेन सी लगी हुई है। ठीक है, ये चेन स्पेशली जब आप कोई कार या गाड़ियाँ वगैरह किसी ऐसे एरियाज़ में हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई हो और बहुत ज़्यादा स्नो हो, तो उस आइस के ऊपर उस गाड़ी का मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन अगर आपको रीज़न बताऊँ, ये चेन यहाँ पर क्या करती है कि टायर और उस आइस के ऊपर एक फ्रिक्शन क्रिएट कर देती है इन दोनों के दरमियान, जिससे वो कार जो है वो थोड़ा थोड़ा सा आसानी से मूव कर सकती है। मेन इस चेन का काम क्या है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि आइस के ऊपर देखें आप, आइस के ऊपर फ्रिक्शन तो नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। सो इसलिए ये चेन जो है वो लगाई जाती है। अब इसका आंसर मैंने लिखा है जी, टायर्स ऑफ व्हीकल्स और रैप्ड, जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो रैप्ड किए जाते हैं विद चेन्स, चेन के साथ, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ड्यूरिंग स्नो इन मरी हिल्स एरियाज। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्नो चेन, वो जो चेन होती है इसको हम स्नो चेन कहते हैं, वो स्नो चेन क्या करती है, प्रोवाइड मोर फ्रिक्शंस, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि आइस के ऊपर फ्रिक्शन तो नहीं होती, फिर वो चेन के थ्रू हम कोशिश करते हैं हमें थोड़ी बहुत फ्रिक्शन मिल जाए जिससे वो कार जो है वो मूव कर सके। सो स्नो चेन प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। ठीक है, जब फ्रिक्शन प्रोवाइड हो जाती है तो बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, चलें फ्रिक्शन हमें चेन दे देती है, तो उस फ्रिक्शन के ज़्यादा होने से क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर मेक्स ड्राइविंग मच सेफर। तो इस तरह ड्राइविंग थोड़ी सेफ हो जाती है। क्यों? कैसे? एज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑन आइसी सरफेस, इस तरह उसके स्किड करने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो दैट्स वाई इस तरह हम कहते हैं कि चेन ने हमारा यहाँ पर ये हेल्प की कि उसने एज अ फ्रिक्शन प्रोवाइड की, जिससे कार जो है वो थोड़ा सा मूव कर सकी। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कार के ऊपर एक्ट कर रही है, मूविंग एट अराउंड अबाउट इज 200 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है जी? 200 न्यूटन। इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज डबल्ड देन व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। उसने कहा जी कि एक कार के ऊपर 200 न्यूटन की सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन अगर उसके कार की स्पीड डबल कर दी जाए तो अब कितनी फोर्स आपको चाहिए होगी। सपोज करें उसकी कोई भी वेलोसिटी है, ठीक है, हम तो 200 की फोर्स लगा रहे हैं, तो अब वो क्या करता है, उस कार को मज़ीद स्पीड के साथ मूव करवाना शुरू करता है। अब ज़ाहिर सी बात है, स्पीड ज़्यादा होगी है तो फोर्स भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन उसने पूछा है कितनी फोर्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर स्पीड को डबल कर दें। तो देखें ये बहुत ईजी है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी, इसको हम लिखते हैं, यानी कि सी मीन यहाँ पे सेंट्रीपिटल है फोर्स, जो कि इक्वल होती है एम वी स्केयर ओवर आर, और वो कितने के इक्वल है? 200 न्यूटन के। ये स्टेटमेंट में गिवन था। फिर वो कहता है इफ़ द वेलोसिटी इज डबल, यानी कि व्हेन द वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी डबल हो जाए, यानी कि v की जगह अब 2v हो जाए, देन न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, और उसको हम एफ सी ऊपर प्राइम डैश सी डाल देते हैं कि नई फोर्स वो कितनी होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ सी प्राइम इज इक्वल टू एम
v की जगह देखें हमने 2v कर दिया क्योंकि उसने कहा डबल कर दें वेलोसिटी, तो हमने 2 कर दिया, 2v कर दिया ओवर आर। m को इसी तरह लिखा, अब 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, v का स्केयर बन जाएगा ओवर आर। अब 4 को आप स्टार्ट में लिख लें, 4 इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। और अब जो एम वी स्केयर ओवर आर है ये ऊपर देखें टॉप पे, ये किसके इक्वल है, ये इसको पहले तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, फिर 4 इसी तरह रहेगा और एम वी स्केयर ओवर आर ये एफ सी के इक्वल है क्योंकि एफ सी इक्वल था एम वी स्केयर ओवर आर के। तो जो नई फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब है ये 4 टाइम बढ़ गया। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको 4 गुना ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो हम वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। पहले तो हमने एफ सी प्राइम इसी तरह लिखा इज इक्वल टू 4। अब एफ सी हमारे पास कितनी गिवन थी, 200, तो 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डबल नहीं बल्कि 4 टाइम ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने रिजल्ट है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ कार इज़ डबल्ड देन सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों आपका 14 और लास्ट क्वेश्चन है, इजी है ये भी, कि योर कार इज स्टक इन मड ट्रैक। ठीक है, जो अगर आपकी कार जो है वो किसी कीचड़ वगैरह में, यूँ समझ लें आपके, वो फंस जाती है और 2 men सिट ऑन द बोनट ऑफ योर कार, 2 बंदे जो हैं वो बोनट के ऊपर बैठ जाते हैं। दिस हेल्प्स यू टू टेक योर कार आउट ऑफ मड, ये इस तरह हेल्प हो जाती है कि कार जो है वो निकल आती है इस मड से। हाउ सिटिंग ऑफ मैन ऑन कार्स बोनट डिड हेल्प यू। तो देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक कार जो है वो किसी कीचड़ वगैरह में जो है फंस की है, ठीक है। अब 2 बंदे क्या करते हैं, वो उसके बोनट पे बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है जी, कार जो है वो बाहर आ जाती है। ये कैसे हुआ कि उसके बोनट पे बैठने से कार कैसे बाहर आ गई। तो देखें इसकी रीज़न यही है कि अगर कार उस मड के अंदर स्टक हो गई है तो इसका मतलब है वो मूव नहीं कर पा रही, चल नहीं रही। क्योंकि वो मड कीचड़ सा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर मूव करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो कार मूव नहीं कर सकेगी। अब हमारा मेन टारगेट ये है कि किसी तरीके से फ्रिक्शन आ जाए और हमारी कार जो है वो मूव कर ले। अब फ्रिक्शन कहाँ से आएगी, उसमें कीचड़ में फ्रिक्शन कहाँ से आएगी, ड्राई एरिया तो नहीं है, वो वेट है सारा एक किस्म का। अब उस फ्रिक्शन को लेके आने के लिए हम देखें यहाँ पर फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कि 2 बंदे उसके बोनट पे बैठ के यूँ अपना वेट डालते हैं। वेट यानी कि वेट मीन नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जब उसके ऊपर ज़्यादा होगी, तो आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि नॉर्मल फोर्स के ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो इस तरह उसको फ्रिक्शन मिल जाएगी और कार जो है वो बाहर आ जाएगी। अब देखें, अच्छा, व्हेन द कार स्टक इन द मड, जब कार मड के अंदर स्टक हो जाती है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड मड बिकम ज़ीरो। अब ज़हरी सी बात है, अगर वो कार मड के अंदर स्टक हो गई है, फंस गई है, तो इसका मतलब है टायर और मड के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ज़ीरो है। ड्यू टू विच कार कैन नॉट मूव, जिसकी वजह से तो कार मूव ही नहीं कर पा रही, उधर खड़ी हो गई है, स्टॉप हो गई है। अब हमने ये करना है कि किसी तरह फ्रिक्शन आ जाए जिससे हम मूव कर लें। सो टू इंक्रीज फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए वी नीड टू इंक्रीज प्रेसिंग फोर्स, हम उसके ऊपर किसी तरीके से प्रेस करें, तो ताकि प्रेसिंग फोर्स की जगह आप नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए मैंने नीचे लिखा है एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल फोर्स के। अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगी, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी तो नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगी। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो आप कार का मूव करना आसान हो जाएगा। तो देखें मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा अभी कि व्हेन 2 men सिट ऑन द बोनट, जब 2 बंदे बोनट के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनका वेट तो है ना, तो इसका मतलब है द प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज, उनका वेट है तो उस वजह से उसके ऊपर प्रेस यानी कि वो कर रहे हैं तो प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन वेट, क्योंकि वेट के ज़्यादा होने से जब प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक ही बात होती है वो ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज, फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब फ्रिक्शन इंक्रीज होगी विच विल हेल्प टू टेक द कार आउट ऑफ द मड ट्रैक, तो वो फ्रिक्शन अगर आ जाए तो फिर किसी भी चीज़ का मूव करना आसान हो जाता है। अब ये डायग्राम में देखें, सपोज कर लें कि ये जो एक बच्चा बैठा हुआ है इसकी जगह ये बोनट पे यानी कि कोई 2 बंदे बैठ जाते हैं और कार जो है किसी मड एरिया में है, तो इनके ऊपर बैठने से क्या होगा, यानी कि वो प्रेस करेंगे, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी या नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी तो नॉर्मल फोर्स का फ्रिक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो इट्स मीन आपका जो
बुखार है वो आसानी से उस स्मर्ट से बाहर आ जाएगी। तो ये था जी आपका लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे सामने तो नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता। अब उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाते हुए किसी किस्म की आपको समझ ना आई हो तो आपने कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह उस क्वेश्चन के ऊपर अलग से मैं वीडियोस बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया कि आपको समझाऊँ, समझ आए। अदरवाइज़ रिटन डाटा तो आपको सारा आपके सामने आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मेन कोशिश की है कि आपको समझ आए। तो स्टूडेंट्स क्योंकि आप मेरे सामने तो नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि आपको कितनी समझ आ गई है, कितनी नहीं आई, या किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स अभी यही वे है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह वो पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और स्टूडेंट्स पढ़ाते हुए कहीं पे भी मिस्टेक हुई हो तो इसमें माज़रत चाहता हूँ। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।